वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कौन से कोर्स को करने जा रहे हैं। हमारी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसकी यूनिट 1 करने जा रहे हैं और ये पूरी कंप्लीट की जाएगी। इसमें एक एक यूनिट कवर की जाएगी। पार्ट कई वीडियो कई यानी कि यूनिट के कई पार्ट्स के कई वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन एक कॉमन रहेगा कि हर किसी का सीक्वल लिखा जाएगा जिससे आसानी से ढूंढा जा सके। तो शुभारंभ करते हैं हमारी बुक का। बुक की यूनिट 1 का नाम क्या है? क्या है? इंट्रोड्यूसिंग एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के डिस्कशन है। एंथ्रोपोलॉजी है होती क्या है इसके बारे में बताएगा। तो इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट है? मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कौन कौन से थे? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके ब्रांचेस हो गए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, फिजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, एम एंड स्कोप। ठीक है, फिर समरी दे रखा है, फिर रेफरेंस और फिर चेक योर प्रोग्रेस के आंसर के हिंट दे रखे हैं। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। क्या हमें पता चलेगा जब हम इसे पढ़ लेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हम जान लेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। ठीक है, नो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पता चल जाएगा। नो द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। comprehend the aim and scope of फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि हमें इसका एम और स्कोप के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं ये वाली एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस। किसकी ब्रांचेस? एंथ्रोपोलॉजी। तो शुरू करते हैं। मोस्ट जनरली एंथ्रोपोलॉजी इज डिफाइंड लिटरली बाय एक्सपेंडिंग द वर्ड इटसेल्फ इनटू एंथ्रोपोज एंड लॉजीज। तो हम पहले अगर एंथ्रोपोलॉजी को समझना चाहें ना, तो हम इसे पहले इसके नाम को ही तोड़ते हैं। तो पहला वर्ड आएगा एंथ्रोपोज। ठीक है, एंथ्रोपोज, और दूसरा लॉजिस। तो अब एंथ्रोपोज मीन्स ह्यूमन एंड लॉज विथ साइंस। ठीक है, दस डिफाइनिंग एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन। तो हमें क्या समझ में है? एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है ह्यूमन की। ठीक है, द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो हमें एंथ्रोपोलॉजी शब्द से क्या मतलब आता है? ह्यूमन की साइंस। और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएशन ने डिफाइन करा एंथ्रोपोलॉजी को क्या? स्टडी ऑफ ह्यूमन के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानना पहचानना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फुल स्वीप एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कल्चर अक्रॉस ऑल द ह्यूमन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी ड्रॉ and build up knowledge from social and biological science as well as humanities and physical science। तो क्या अब हमें पूरी तरीके से समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी क्या है ना, तो हमें उसे क्या पढ़ना पड़ेगा? एक ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू है ना, हमें एक नॉलेज मिलेगी कल्चर, सोशल और बायोलॉजिकल साइंस के लिए, मतलब के बारे में। और ना ही सिर्फ सोशल और बायोलॉजिकल साइंस, बल्कि ह्यूमैनिटीज़ एंड फिजिकल साइंस के बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगी एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू। अ सेंट्रल concern of anthropology is application of knowledge to solution of the human problem। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का कंसर्न, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का पर्पस क्या है कि है ना, नॉलेज को अप्लाई करना ताकि ह्यूमन की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ये वेबसाइट के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे द बेसिक आइडिया इन दिस डेफिनेशन इज
that anthropology is an integrative science that tries to understand human in its totality. यानी कि बेसिक आइडिया अगर हम कहें ना, बेसिकली तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये इंटीग्रेट करता है साइंस को, मतलब साइंस को मिलाता है और ह्यूमन के हर तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है. इट स्टडी कल्चर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. यानी कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, कल्चर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में समझा जाता है, ताकि ह्यूमन के जो एग्जिस्टेंस है उसको समझा जा सके कि इंसान कब से रह रहे थे, जब रहते होंगे, जब पहले प्रिमिटिव थे तो उनके एनवायरनमेंट कैसा था, फसल कैसी उगती थी, वो फसल भी खाते थे या कच्चा भून के खा लेते, तो कच्चा ही खा लेते थे काट के. ठीक है. गिवन अ सिंगल comprehensive definition of the anthropology is rather difficult as subject is vast and divided branch hence divided into 4 सब ब्रांचेस. यानी कि अगर हम सिंगल बोलें ना एंथ्रोपोलॉजी को, तो ये ना बहुत डिफ़िकल्ट है. मतलब अगर हम सिंगली डिफ़ाइन करना चाहें एंथ्रोपोलॉजी को, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका जैसे कि इसका सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, पर इसको समझने के लिए हमने क्या करा है ना, इसको सब ब्रांचेस में बांट दिया. अब ब्रांचेस कौन सी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. तो इसकी सब ब्रांचेज हैं ये. तो अब हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी अ होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन. तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 का सेक्शन 1.1. एंथ्रोपोलॉजी टेक्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में है ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का होलिस्टिक व्यू देखा जाता है. होलिस्टिक मतलब हर तरफ से, जहाँ से पॉसिबल हो उस एंगल से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को देखने की कोशिश की जाती है. इट ट्राइज टू इंटीग्रेट ऑल दैट इज़ नोन अबाउट ए ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़. और यहाँ पे है ना, अलग अलग साइंस के जितने भी तरीके ह्यूमन के बारे में जानने के लिए, उनकी एक्टिविटी को जानने के लिए सबको मिला के काम किया जाता है, कि हर नॉलेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है. ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिक्स करके बस किसी भी तरीके से ह्यूमन के बारे में जानकारी निकाली जाती है. द होलिस्टिक approach of anthropology can be understood in terms of its four field approach that encompasses physical, social, anthropological and linguistic anthropology. तो होलिस्टिक अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में बांटा है. फिजिकल, सोशल, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. 4 यूनिट, 4 ब्रांच इनमें बांटा गया है. ठीक है. ईच ऑफ दीज 4 सब डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इन पास्ट एंड प्रेजेंट. यानी कि चारों के चारों जो डिसिप्लिन है, छोटे छोटे मतलब बटे हुए किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में, ये सब क्या मिलके हमें बताते हैं ह्यूमन के एक्सपेक्ट, यानी कि उसके रहस्य के बारे में, पास्ट प्रेजेंट में जो भी वो कर रहा था, किया है, उसके बारे में हमें बताते हैं कि वो उसने क्यों किया, जब वो करता था ऐसी चीज़ें, तो फिर उसके पीछे उसकी क्या मेंटालिटी थी, है ना, क्या कंडीशन रही होगी, rather than focusing on a single aspect of human. मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी में हर जगह से देखा जाता है, हर एंगल से ह्यूमन को स्टडी किया जाता है, ना कि ह्यूमन के एक ही एस्पेक्ट, यानी कि उसके बॉडी के ढांचे को ही नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है उसके स्किन टोन, उसके नेल, है ना, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, ऑर्गन कितने हैं, क्या क्या, ये सब देखा जाता है हर जगह से. ठीक है. सच एज हिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब कि यही कि कैसे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री या बायोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज़ डिस्टिंक्ट इन इट्स होलिज्म. यानी कि अगर हम इसके होलिज्म के से देखें ना, तो ये एंथ्रोपोलॉजी कुछ अलग ही है. फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, एंथ्रोपोलॉजी अटेम्प्ट टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी इन एन इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर. तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, ह्यूमन के कल्चर
सोसाइटी को स्टडी करने में मदद करती है एक इंटीग्रेटेड और कम्प्रिहेंसिव मैनर में। यानी कि वो इंटीग्रेटिव यानी कि वो सिर्फ अपनी नॉलेज का नहीं बल्कि जहाँ से उसको नॉलेज मिली है, जो भी पॉसिबल सोर्स है ना, उन सबको मिला के वो बस स्टडी करती है किसके बारे में, ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी के बारे में। इट स्टार्ट फ्रॉम प्लेसिंग द होमो सैपियंस इन द इवोल्यूशनरी स्कीम टू एनालाइज द वेरिएशन विद इन द ह्यूमन स्पीशीज। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई, तो सबसे पहले होमो सैपियंस का ना इवोल्यूशनरी स्कीम के अंदर, मतलब होमो सैपियंस होमो सैपियंस को के जब हम एवोल्यूशन देखते हैं ना, होमो सैपियंस को एनालाइज करने से होमो सैपियंस में कितनी वैरायटीज थी, इससे हमें क्या पता चलता है, ह्यूमन स्पीशीज के अंदर होने वाले वेरिएशन के बारे में पता चलता है जब हम होमो सैपियंस का एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, इट देन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इमरजेंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड इमरजेंसी ऑफ सिविलाइजेशन। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ना एंथ्रोपोलॉजी कोशिश करता है कि है ना, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कल्चर इतना डाइवर्सिफिकेशन यानी कि इतना फैला हुआ, इतना अलग क्यों है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ऐसा क्यों नहीं है कि हर जगह एक ही चीज़ है, मतलब कि जैसे 4 यहाँ बज रहे थे, लंदन में भी 4 बजे। ठीक है, डाइवर्स है ये, मतलब डाइवर्सिटी की यहाँ पे एक तरह का हाथी मिलता है, एलिफेंट मिलता है, लेकिन दूसरी जगह उस टाइप का एलिफेंट हो सकता है वहाँ कभी देखा ही नहीं गया या बहुत रेयर पहले होते थे। तो ऐसे डाइवर्सिटी कल्चर में क्यों है, सिविलाइजेशन कैसे आई। ठीक है, क्योंकि जब तक हम जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में रहने के बाद अब सिविलाइजेशन कैसे आई, अचानक से तो नहीं आई, धीरे धीरे आई, लेकिन आई कैसे, किसके दिमाग में ऐसा हुआ होगा, वैसे क्या कारण रहा है कि लोग सिविलाइज हो गए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का ये पर्सपेक्टिव है। अब ये वीडियो इतना ही बन सकता है क्योंकि ये चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, जिसकी वजह से इसमें 15 मिनट की वीडियो ही बन सकती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अगर कुछ भी कमी लग रही हो तो कमेंट में बताएं कि किस चीज़ में सुधार किया जा सके, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ठीक ही हो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ भी ऐसा लगता है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो कमेंट कीजिए।